बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सेलर इनिशियल टेस्ट के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। आज 13 जुलाई 2026 पाकिस्तान नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन भी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोग तक पहुंचते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। याद रखिएगा जो चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बता रहे हैं डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी स्टूडेंट जाते हैं 90 to 95% उनका जो पेपर है वो वही से है जो हमने आपको सिर्फ यूट्यूब में पढ़ा दी है। तो आपने हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं इनको बहुत अच्छे से आपने समझ के कॉन्सेप्ट के साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको साथ बताई जाए उनको आपने साथ साथ नोट करना है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। आपके पास जितनी भी टोटल शेप्स हैं आपको सबसे पहले इन शेप्स के नाम पता होने चाहिए कि ट्रायंगल जो है इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 होती हैं, पेंटागोन की 5 होती हैं। ये आपके अलग से MCQs है। ये 20-30 MCQs आपके सिर्फ इस एक टेबल से पूछे जा सकते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूँगा दोबारा से। तो आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ से कोई भी MCQs आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। हेक्सागोन के 6 होते हैं, हेप्टा के 7 होते हैं, ऑक्टागोन के 8 होते हैं। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि बताएं इंटीरियर एंगल का ऑक्टागोन का। ऑक्टागोन है ये हमारे पास, इसका जो इंटीरियर एंगल है यहाँ पे वो कितना है 135 डिग्री। अब इनको तो हम रट्टे नहीं लगा सकते ना, इनको हमने क्या करना है कॉन्सेप्ट के साथ करना है। किस तरह कॉन्सेप्ट के साथ करना है याद रखिएगा। आपके पास जितनी भी वैल्यू है ना, जैसे ये ट्रायंगल है इसके 3 साइड्स है। साइड जब आपको पता होनी चाहिए तो जो भी आपकी साइड्स है ना उसमें से आपने 2 को माइनस कर देना है और कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। जो आंसर है उसको आपने 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा वो आपके पास आ जाएगा कितना 180 डिग्री। इसी तरह कोई और वैल्यू ले ले आप। ऑक्टागोन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया हम इसी को सॉल्व करते हैं। देखो 8 में से आपने क्या करना है 2 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 6 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 180 से। ठीक है, 6 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1080 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागोन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना आ जाएगा 1080 डिग्री। तो आपने यहाँ से ये वाली चीज़ें तो आपने खुद से याद करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो आगे वाली सम निकालने का जो फार्मूला वो मैंने आपको बता दिया कि -2 करना है, जो भी आंसर है उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और ये आपसे पूछे जाते हैं। अब चूंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटीरियर एंगल का ईच एंगल जो है वो कितना होगा, ठीक है, यानी कि आपके पास जैसे आप ट्रायंगल का पूछ लिया जाए तो देखो 3 एंगल हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो एक एंगल का सम कितना होगा 60 डिग्री। कैसे निकालेंगे आप इसको, क्या करेंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसकी जो साइड्स है वो कितनी है 3 है। अब ऑक्टागोन का निकालना है, ऑक्टागोन की साइड्स कितनी 8 है तो इसको क्या करेंगे आप 8 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसी और का निकालना है जैसे पेंटागोन का निकालना है, इसकी साइड्स कितनी है 5, तो आप 540 को क्या करेंगे 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पेंटागोन के एक एंगल का, उसके इंटीरियर एक एंगल की जो है ना वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना जो कि आपको मैंने कल के लेक्चर में भी आई थिंक समझाया था बहुत डिटेल में। ठीक है, यहाँ से एक ये 20-30 MCQs आपके बन रहे हैं। ये वाली चीज़ भी आपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स के बाद ये बेसिक सिंपल सी चीज़ पूछी गई है। ठीक है, कि बताएं हेप्टागोन के अंदर टोटल कितनी साइड्स होती हैं, तो बताएं 7 होती है। तो ये आपने सिंपल याद कर लेनी है। ठीक है, साइड्स याद कर लेनी है, फिर इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किस तरह निकालने हैं -2 करके फिर मल्टीप्लाई कर देना है 180 से, और फिर ये एंगल ईच एंगल निकालना तो क्या करना है उसकी जितनी साइड्स होंगी उस पर डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, देखो स्क्वायर जो है हमारे पास स्क्वायर शेप, ये हमारी एक स्क्वायर है। कहते हैं इसकी एक साइड जो है अगर 18 सेंटीमीटर है तो इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसकी टोटल साइड्स कितनी है 4 साइड्स है। तो इसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पेरीमीटर फाइंड करना किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी चीज़ का, तो उसकी जितनी भी साइड्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे, अब देखो स्क्वायर का अगर फाइंड करना है ना, ठीक है, बल्कि मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो एक ये कॉन्सेप्ट से हमारा वैसे आंसर तो ठीक आ गया, लेकिन अगर स्क्वायर का और रेक्टेंगल का दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, देखो अगर पेरीमीटर स्क्वायर का फाइंड करना है तो इसकी एक साइड अगर 18 है तो ये वाली भी 18 होगी, ये भी 18 होगी और ये भी 18 होगी। आप क्या करेंगे इन सब को ऐड करेंगे, यही 72 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर
या आप उस 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी बात है कि क्योंकि चारों साइडें सेम है। लेकिन अगर बात होगी रेक्टेंगल की तो इसकी दो साइडें सेम होती है। फॉर एग्जांपल ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10 होगा। तो अब हम इस तरह नहीं कर सकते जैसे पहले मल्टीप्लाई किया। तो हमने रूल क्या याद रखना है, पेरीमीटर फाइंड करने का रूल ये होता है कि आपने उसकी जो साइड्स होती हैं उसको ऐड कर लेना है। यानी कि 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, 40 + 10 कितना हो जाएगा टोटल 60। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। रेक्टेंगल अगर कहेगा तो, क्योंकि रेक्टेंगल की दो साइड अपोजिट साइड जो होती है वो सेम होती है। क्लियर हो गया। तो पेरीमीटर फाइंड करने का आपको रूल समझ आ गया। किस तरह आपने फाइंड करना है, आपने उसको फाइंड करना है किस चीज़ से, उसकी जितनी भी साइड्स होंगी ना, इसको 10 को +20 +10 +20 इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है। तो आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर पूछा जाए तो स्क्वायर के हिसाब से करना है, रेक्टेंगल पूछा जाए तो रेक्टेंगल के हिसाब से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। डेली इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको इंशाल्लाह 100% गारंटीड एरर फ्री ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा आज का जो है ना, आज 13 जुलाई है और 13 जुलाई को आज एक दूसरा लेक्चर भी जो है ना वो अपलोड किया जाएगा। ये पहला लेक्चर है और एक लेक्चर और भी आज अपलोड किया जाएगा, वो भी आप लोगों ने लाजमी जो है ना देखना है। ठीक है। ए इज़ द फादर ऑफ बी। ठीक है। ए जो है ये क्या है, फादर है किसका, बी का। बट बी इज़ नॉट एज सन। ठीक है। अगर देखो वो क्या कहता है कि ए जो है वो बाप है किसका, बी का, लेकिन बी जो है वो ए का सन नहीं है। तो सन नहीं है तो क्या होगा, बेटी होगी। ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड ए, तो वो क्या होगी, वो उसकी क्या होगी, बेटी होगी। क्लियर हो गया, क्योंकि वो उसका बाप तो है। ठीक है। अगर वो उसका सन नहीं है तो क्या होगी, डॉटर होगी। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल अलो। देखो यहाँ पे आप एक कोई वैल्यू ले लें, एक सिंपल कोई वैल्यू लें। वो कहता है फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ले लिया हमने 1000, उसके ऊपर वो कहता है क्या, उसने 25% अबव जो है ना कॉस्ट प्राइस जो है, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 1000, उसको उसने 25% ज़्यादा जो है ना उसने चीज़ उसका रेट कर दिया। पहले क्या कर दिया, उसका 25% रेट बढ़ा दिया। अब इसका 25% निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो हम क्या करते होते हैं 25% की जगह पे 1/100 और मल्टीप्लाई क्या कर देते थे हम, मल्टीप्लाई बाय किसका निकालना, 1000 का निकालना, 1000 वैसे का वैसे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 25 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250 रुपीज़ उसने क्या कर दी, वैल्यू इंक्रीज़ कर दी। तो 250 इंक्रीज़ होगी तो कितना हो जाएगी 1250 रुपया। कितनी इंक्रीज़ होगी, 1250 रुपये उसकी वैल्यू होगी। अब वो कहता है उसने क्या किया कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसका 25% इंक्रीज़ करके फिर 20% डिस्काउंट कर दिया। ठीक है। तो वही वैल्यू आ जाएगी, 0% आएगा। ठीक है। कैसे, मैं अब देखो 1250 रुपये उसने रेट कर दिया। अब 1250 का 20% निकाला, देखो 20% की जगह पे 1/100 और मल्टीप्लाई बाय, और ये जो है 1250 वैसे का वैसे। ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 125 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास वही आ जाएगा 250। ठीक है। तो 20% जब उसने डिस्काउंट कर दिया, 250 डिस्काउंट कर दिया 1250 में से, तो कितना वापस आ गया, वही 1000 रुपया वापस बच गया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0%। देखो किस तरह घुमा के उसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। हमें सॉल्व करते हुए समझ भी नहीं आई भी भाई क्या उसने पूछा क्या था। ठीक है। देखो 25%, देखो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। वो कहता है एक चीज़ की वैल्यू जो है ना, पहले उसने 25% इंक्रीज़ कर दी। जब उसने 25% इंक्रीज़ कर दी तो उसकी वैल्यू 1000 फॉर एग्जांपल थी, तो 1000 से कितनी होगी, 1250 होगी। अब उसने इस 1250 पे क्या कर दिया, 20% डिस्काउंट कर दिया। ठीक है। जब इस पर 20% डिस्काउंट कर दिया, अब इसका 1250 का जब 20% निकालते हैं तो वो 250 रुपये बनते हैं। यानी कि फिर डिस्काउंट कर दिया तो वापस वही 1000 रुपये वैल्यू बच गई। तो मतलब कोई फ़ायदा ना हुआ, वही 0% जो है ना उसको डिस्काउंट दिया उसने। उसका प्रॉफिट जो है, उसका प्रॉफिट उसने पूछा था, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 0%। क्लियर, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस। देखो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, C = 2πr। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड ऑलरेडी भी पूछे गए हैं। वहाँ पे आई थिंक उसने सर्कमफेरेंस दिया हुआ था। ठीक है। और रेडियस फाइंड करना था। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है। देखो वैल्यू पुट करते हैं 2, पाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 22/7, और रेडियस की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस। आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, क्लियर, समझ आया आपको। यहाँ पे आपसे इससे उलट पूछ सकता है, यानी कि c इज इक्वल टू 2πr, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफेरेंस की वैल्यू आपको दे देगा और कहेगा कि रेडियस फाइंड करो, तो वो भी आप सिंपल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया फाइंड करना ना सर्कल का, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे हम क्या करेंगे 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब 14 का स्क्वायर हम लेते हैं तो कितना आ जाता है 256 आ जाता है, ऐसे ही है 256, ठीक है। और इसका भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और जो है ना बहरहाल इसको आप कैलकुलेटर से करके देख लें, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई उम्मीद है आपको। बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ यार दोबारा से आपको। देखो a इज इक्वल टू क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 और ये 14 का स्क्वायर लेते हैं तो 196 आता है, ठीक है। कितना 197 1 दा 7 और यहाँ पे हमारे पास होता है 140 और फिर 7 8 दा 28 पे अगर जाएगा टेबल तो कितना बन जाएगा 196, 7 28 था 196, 28 और 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे तकरीबन ये 616 जो है ना यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज़ अ करेक्ट, ये सेम मीनिंग वर्ड आपने बताना है। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब कोई तो बहुत ज़्यादा में, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा में तादाद में मौजूद हो तो उसका सेम मीनिंग वर्ड क्या होगा, प्लेंटी होगा। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये हॉस्टाइल का जो है ना आपने अपोजिट मीनिंग बताना है। हॉस्टाइल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, फ्रेंडली, क्या होगा, फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, ये 2-4 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अकोमोडेशन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें इनके से रिलेटेड अब आपको जो है ना नोट्स ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको इसके नोट्स दिए जाएंगे और मोस्ट रिपीटेड नोट्स होंगे जिसमें जितने भी सेम मीनिंग वर्ड, अपोजिट मीनिंग वर्ड और जितने भी करेक्ट स्पेलिंग पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, वो इंशाल्लाह शायद इससे बाहर से कोई नहीं होगा, ठीक है। जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जो यूट्यूब पे लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं 90 to 95% उनका पेपर उसी में से, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं उनका कंप्लीट पेपर यहाँ से आ रही, इससे बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो हमारे नोट्स और हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें और जो है ना टेस्ट देने के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा एज अ पैटर्न ऑफ पाकिस्तान नेवी सेलर। आप अपनी तैयारी चेक करें कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी रहती है। हमारा क्वेश्चन है जी, इफ़ आई, ठीक है, और देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। जब अब देखो आई आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज का। तो फिर आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पे आपने आई के साथ वर क्यों लगाया है। देखो जब कोई विश की जाएगी, जब कोई भी, ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है। जब कोई विश की जाए या कोई जो है ना आप जो है ना कोई ऐसी चीज़ आप मांगते हो जो कि कभी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि काश मैं जो है ना कोई जो है ना, आप किसी भी चीज़ की तरह कहते हो कि काश मैं परिंदा होता, ठीक है, या काश मैं खुदा न खासा इस तरह होता, तो आप कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो कि आप कभी नहीं बन सकते, ठीक है, अननेचुरल। तो वो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, या कोई कंडीशनल सेंटेंस होगा या कोई आप विश करेंगे तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, वर्क का यूज़ करते हैं। ये आपने याद रखना है। देखो कल परसों भी के लेक्चर में भी मैं चीज़ समझा चुका हूँ, ये देखो बार बार ये चीज़ आपकी रिपीट हो रही है। इससे रिलेटेड एक MCQ तकरीबन हर स्टूडेंट के पेपर में आ रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। सही वही स्टूडेंट करेगा जो हमारा लेक्चर देख के जाएगा। राइट ट्रायंगल हैज़, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। वो कहता है इसके अंदर क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा 35 डिग्री का। फॉर एग्जांपल ये 35 का है, तो बताएं तीसरा कितना होगा। देखो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो 3 एंगल्स का सम है 180 डिग्री, यानी कि एक एंगल है 90 डिग्री, दूसरा है 35 डिग्री और तीसरा हमने फाइंड कर लेना। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ये 90 + 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। ये 125 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 125 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तीसरा एंगल जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 480, देखो 15% की जगह पे आपने क्या लगाना है 1/100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 480 वैसे का वैसे, ये 0 तो ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास बच गया 10,
10 5 के टेबल में आ रहा है, ये 2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ये 2 1 था 2 और ये कितना बन जाएगा 24। अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो 72 आ गया। ठीक है, सिंपल हमने इसको कट किया और आंसर निकालिए, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट के साथ इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा दोबारा आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करते जाएं। इस व्हाट्सएप पे आपने कॉन्टैक्ट करना है और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर आप टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तैयारी चेक करना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ऑलरेडी हमने 13 लेक्चर जो है ना पहले से अपलोड किए हुए थे, ठीक है, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले। और फिर 8 जुलाई को, 9 जुलाई को, 10 जुलाई को, 11 जुलाई को 2 लेक्चर हमने अपलोड किए। 11 जुलाई को कितने लेक्चर अपलोड किए? 2 लेक्चर। 12 जुलाई को 1 लेक्चर अपलोड किया। टोटल कितने? 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो 13 + 6 कितने हो जाएगा? 19 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं सेलर के। और आज का लेक्चर मिला के कितने हो जाएंगे? 20 लेक्चर। तो ये सारे लेक्चर, आज का एक और लेक्चर भी अपलोड किया जाएगा। जिस बंदे ने ये सारे लेक्चर अच्छे से वॉच कर लिए, 92-95% पेपर इंशाल्लाह इसमें से होगा, इससे बाहर से कोई चीज़ नहीं होगी। तो चीज़ों को अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट के साथ आप इनको वॉच करें। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 360 आर बॉयज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? ठीक है, देखो गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड करनी है और किस तरह करेंगे हम? देखो 360 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितने हैं? 140। यूँ समझो हमने आपको एक ही फार्मूले से हर चीज़ सॉल्व कराई है पिछले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, कि ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 और मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 से, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल और 5 1 दा 5 और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28 दा, तो 28% जो है यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? 28% गर्ल्स हैं और साथ 28% गर्ल्स हैं, तो फिर बॉयज़ कितने हो जाएंगे? वो 72% होंगे। कल के लेक्चर में ना हमने एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक ये हुई थी कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो उसका आंसर जो है ना वो निकलना था 15%, ठीक है। और क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन वो जल्दबाजी में हमने उसको 18% कर दिया, ठीक है। तो मतलब कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दिया है। देखो इसको मिस्टेक नहीं कहा जाता, ठीक है। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना कमेंट्स में कह रहे थे कि इसका करेक्ट आंसर ये है, बिल्कुल सही कह रहे थे आप लोग, ठीक है। तो ये एक जो है ना छोटी सी मिस्टेक थी कि कॉन्सेप्ट मैं सही समझा रहा था आपको, लेकिन जल्दबाजी में जो है ना वो 18 जो है ना वो आंसर मैंने लिख दिया, हालांकि 15 था, ठीक है। तो वो आई थिंक जो है ना स्टूडेंट्स के कमेंट्स से मुझे याद है 17 मिनट और 30 सेकंड के राउंड अबाउट जो है ना वो कल के लेक्चर में आप देखेंगे, संडे का जो लेक्चर होगा ना, ठीक है, तो उसमें जो है ना ये मिस्टेक होगी, ठीक है। तो वो आप लोगों ने उसको ठीक कर लेना है, ठीक है। मतलब जब मैंने समझाया हुआ है, जब सॉल्व कर दिया तो सॉल्व तो सही किया है, सिर्फ आंसर जो है ना एंड पे थोड़ी जल्दबाजी में वो मिस्टेक कर दी। जैसे अभी मैंने 14 का स्क्वायर जो है ना वो 256 बना दिया था, बाद में मेरे ध्यान में आया कि 196 है, ठीक है। तो ये जस्ट एक छोटी सी एक वो मिस्टेक है जो कि आपको खुद को पता होती है, ठीक है। ऐसी मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं होगी जो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउ मैनी पाकिस्तानी दे हैव नोबेल प्राइज़ फॉर, मैं यहाँ पे बता दूँ कि 4, ये एक वो मिस्टेक है जो कि वाकई में मिस्टेक है, ठीक है। नहीं, 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ऐसी मिस्टेक इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको कहीं नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो कितने पाकिस्तानियों को अभी तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? 2 बंदों को मिल चुका है। किस किस को मिला? एक डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को मिला 1979 में, और किस चीज़ में इनको मिला? फिज़िक्स में मिला है। ये आपने याद रखना, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। दूसरा मिला 2014 में मलाला यूसुफजई को, और इसको किस चीज़ का नोबेल प्राइज़ दिया गया है? पीस का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपने याद रखने हैं, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ सैलरी इज़ 15,000, एक बंदे की सैलरी वो कहता है 15,000 है, 15% उस पर टैक्स लगा दिए, सैलरी आफ्टर टैक्स, यानी कि 15% आपने पहले निकालना है 15,000 का, और फिर उसको माइनस कर देना 15,000 से। तो ऑप्शन ही यहाँ पे, बल्कि चलें देखते हैं यहाँ पे सैलरी आफ्टर टैक्स। देखो 15% पहले आप निकाल लें, 15% की जगह पे हम क्या लगाते होते हैं? 1/100, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 15,000 वैसे का वैसे। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होगी। 15 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 आ जाता है आई थिंक, ठीक है, 225। और ये वाला 0 जो एक बचा हुआ था ये हम वैसे का वैसे इसके साथ लगा देंगे, तो 2250 जो है ना वो उसका क्या हो जाएगा? 2250 रुपये उसका टैक्स कट गया। अब उसने कहा है कि सैलरी आफ्टर टैक्स, उसकी सैलरी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिए हुए, ठीक है। तो ये मेरी टीम की छोटी सी मिस्टेक है। बहरहाल तो हमने क्या करना, 15,000 में से 2250 निकाल देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 12,750 रुपये जो है ना वो उसकी सैलरी बन जाएगी आफ्टर टैक्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम क्वेश्चन के मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, ठीक है। देखें एक ऐसी वैल्यू जिसका कोई यूनिट नहीं होता। आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, तो वो यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन का ना कोई यूनिट है और ना ही सावधान है, इसकी कोई डायमेंशन होगी। एक होता है हमारे पास स्ट्रेस, क्या होता है?
इसका जो एक होता है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन अक्सर एक साथ होते हैं। स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। तो इसके फार्मूले से इसका यूनिट निकालेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका है? स्ट्रेस का यूनिट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, आपसे पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे आपसे ये भी पूछा गया है कई दफ़ा पेपर में कि भाई जो है ना वो कौन सा, विच वन आर द फॉलोइंग हैज़ द सेम यूनिट एज स्ट्रेस, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली है ये आपने लिख लेनी है। तो यही ऑप्शन आपके सामने है। चलो इन्हीं ऑप्शन में से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे कहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम यूनिट एज स्ट्रेस, कि जो यूनिट स्ट्रेस का है इनमें से कौन सी वैल्यू है जिसका यूनिट यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो वो हमारे पास कौन सा प्रेशर है। प्रेशर का फार्मूला भी यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका यूनिट भी यही बनता है। क्लियर हो गया? तो आपने याद रखना है, दोनों का सेम होता है। इसके अलावा यहाँ पे मोमेंटम नजर आ रहा है, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। तो इसका फार्मूले से इसका यूनिट पता है, m का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये आपने याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फोर्स का यूनिट अगर पूछे जाए, एक तो न्यूटन है, दूसरा इसके फार्मूले से निकालेंगे तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? F इज इक्वल टू m में m का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, ये आपसे पेपर में कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये कब एंड हुई थी? तो ये एंड हुई थी 1945 में एंड हुई थी, ठीक है। और जो है ना ये स्टार्ट कब हुई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1939 में स्टार्ट हुई है और 1945 में ये एंड हुई है, ठीक है। और ये जब एंड हुई थी तो USA ने क्या किया था? जापान पे जो है ना 2 एटम बम गिराए थे। पहला कब गिराया था? पहला गिराया था 6 अगस्त को। ये डेट्स जो मैं लिख रहा हूँ याद रखनी है, 6 अगस्त 1945 को। और इस जो एटम बम का जो नाम था वो क्या नाम था? लिटिल बॉय। क्या नाम था इसका? ये छोटा एटम बम था, इतना छोटा भी नहीं था, लाखों लोग यहाँ पे मरे थे, जस्ट नाम से है लिटिल बॉय। ये गिराया गया था हिरोशिमा पे। दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को। ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, जिन स्टूडेंट ने पहले वाले लेक्चर देख लिए उनके लिए रिवीजन होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखे उनके लिए ये जो है ना बहुत गिफ्ट होगा हमारा, ठीक है। आप पिछले लेक्चर हमारे लाजमी देख लें, ठीक है। 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 में ही, ये वाला भी, ठीक है, 3 दिन बाद। और इसका जो नाम था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था फैट मैन। ये बड़ा एटम बम था और इससे उससे भी ज़्यादा लाखों लोग जो है ना, लाखों लोग उसमें भी मर गए, और इसमें सावधान उससे भी कई गुना ज़्यादा लोग मरे। तो जो लिटिल बॉय गिराया गया था 6 अगस्त को, ये हिरोशिमा पे गिराया गया था। और ये 9 अगस्त वाला कहाँ पे गिराया गया था? नागासाकी पे गिराया गया था। USA ने गिराया था किस कंट्री पे? जापान के कंट्री पे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद रखने हैं। ये एटम बॉम्ब्स के नाम भी आपसे पेपर में कई दफ़ा पूछे गए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये आपसे 2-3 तरह से मुख्तलिफ तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने पूछी ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। यहाँ से आपसे लोएस्ट भी पूछ सकता था। तो अब मैं आपको यहाँ पे साफ ज़रा सारे बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी पूछा जाए आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट है ना, चलो हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पे है वो गैमा रेज़ की है, ठीक है, मैं उसके आगे मैंने 1 लिख दिया। दूसरे नंबर पे जो है ना वो कौन सी है? वो एक्स रेज़ की है। और तीसरे नंबर पर जो है ना वो कौन सी है? वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ की है, ठीक है। चौथे नंबर पर होती है विजिबल लाइट। कौन सी होती है? विजिबल लाइट, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद नहीं है, ठीक है। 5वें नंबर पे होती है ये इंफ्रारेड रेज, और 6ठे नंबर पे होती है माइक्रोवेव्स, और सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है? 7 नंबर पे वो क्या होती है? रेडियो वेव्स। तो अब आपसे पूछा जाए कि सबसे कम किसकी है, तो साफ ज़रा आपको पता होना चाहिए कि वो सबसे कम किसकी है? रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसकी है? गैमा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको याद करना है, और ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम जी। देखो ऐसा यूनिट पूछा गया किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे घुमा फिरा की चीज़ें 2-4 पूछता है यूनिट्स, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का वर्ड यूज़ किया जाए तो तब हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगर मैग्नेटिक फील्ड किसका पूछ लिया जाए? मैग्नेटिक फील्ड का, तो फिर हमारे पास क्या होगा? टेस्ला। दोनों याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन बी है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो टेस्ला है। और नीचे आपको हेनरी नज़र आ रहा है। हेनरी किसका यूनिट है? ये इंडक्टेंस का यूनिट है। किसका? इंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, नीचे आपको फेरेड नज़र आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस का यूनिट है। किसका? कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो क्या है? फेरेड है। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे 2 चीज़ें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों का यूनिट फ़र्क है ना। इसी तरह एक है आपका इलेक्ट्रिक करंट और एक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट अगर कह दिया जाए तो एम्पेयर उसका यूनिट होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कह दिया जाए तो उसका यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है, ठीक है। ये आपने फ़र्क याद रखने हैं, ठीक है। ये आपसे कई दफ़ा पेपर में पूछे गए हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी है द SI यूनिट जॉल सेकंड? जॉल सेकंड किसका यूनिट है? प्लैंक्स कांस्टेंट का। किसका है? प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट है। बाकी सबको मैं आपको पावर का भी बता चुका हूँ, मोमेंटम का भी, टॉर्क का भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। पावर का और मोमेंटम का आज ही बताया है। टॉर्क का क्या होता है? टॉर्क का क्या होता है? एफ और डॉट
आर होता है ना, ठीक है। बहरहाल इसका यूनिट क्या बन जाता है, टॉर्क इज इक्वल फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है, वर्क का यूनिट भी यही होता है, वर्क का यूनिट भी ये न्यूटन मीटर। ये भी आपसे MCQ पूछा गया कई दफ़ा पेपर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज वर्क, तो नीचे आपने टॉर्क को टिक करना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और सुन ले ज़रा। ये जॉल सेकंड जो यूनिट है ना किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल G की वैल्यू पता होनी चाहिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है। और रेडियस हमारी अर्थ का पता होना चाहिए, मैस हमारी अर्थ का पता होना चाहिए, ठीक है। और सही है ना, ये जितनी भी चीज़ें ये आपने इस लाजमी ज़हन में रखनी है, ठीक है। या हमारे पिछले लेक्चर देख लें या आपने इसको जो है ना सर्च कर लेना। बेहतर ये आप हमारे लेक्चर देख लें, वहाँ पे आपको और भी बहुत ज़्यादा साफ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ज़कात जो है ये होली कुरान में कितनी दफ़ा इसका जिक्र आया, तो 32 टाइम जो है इसका जिक्र आया है कुरान पाक में, ठीक है। और इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि ज़कात जो है ना कब फ़र्ज़ हुई और इसी तरह रोज़े कब फ़र्ज़ हुए। ये सारे 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए हैं। मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल बता चुका हूँ, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल जो ट्रांसफार्मर होगा ना उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। और एफिशिएंसी कई दफ़ा आपसे पूछी जाती है, किस तरह निकालनी होती है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपने क्या करना होता है, इस फार्मूले से एफिशिएंसी परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी चीज़ है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना टॉर्क हो गया, इंपल्स हो गया और एक्सेलरेशन हो गया, सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। जो पावर है यहाँ पे वो क्या है, पावर यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। तो यही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंपल्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और साथ साथ इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ। इंपल्स को J से डिनोट किया जाता है, तो J इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो इसका यूनिट अगर आपसे पूछ लीजिए तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड। तो इंपल्स का यूनिट अगर आपसे पूछ लीजिए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। पावर का पूछ लीजिए तो पावर का जो है ना हमारे पास क्या होता है फार्मूला, वर्क ओवर में टाइम, ठीक है। पावर जो है P हमारे पास क्या होता है, वर्क ओवर में टाइम, ठीक है। और वर्क का यूनिट क्या होता है, देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, पावर के 2 यूनिट होंगे। एक वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर और नीचे क्या है सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक ये है। दूसरा जो पावर का ज़्यादातर यूनिट यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है, वॉट। और आपका ऑप्शन के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो ये होती है पावर का यूनिट वॉट होता है। टॉर्क का भी मैं बता चुका हूँ, एक्सेलरेशन का भी आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत ईजी है, कई दफ़ा मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद है तो कहानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों तक पहुँचते रहें। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 भी आज अपलोड किया जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों ने उसको भी लाजमी वॉच करना है। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाए ताकि हमारे जितने भी एंड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी टेस्ट नहीं हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी परसेंटेज स्कोर करें। और जितनी अच्छी परसेंटेज होगी उतनी हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। तो 90 to 95% इंशाल्लाह आपका पेपर यहीं से आ जाएगा। मज़ीद व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पे जो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी आपका कंप्लीट पेपर इंशाल्लाह उसी में से होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़।